गुड मॉर्निंग। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हम आज पॉइंट देखने वाले हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया है, शुरू में हमने आईयूपीएसी देखा है, तो आईयूपीएसी वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म की शुरुआत की थी। तो उसमें मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल में ही ऑक्टाहेड्रल में ही पाए जाते हैं। तो उसके वेरियस एग्जांपल्स, यानी हर पॉसिबल कंडीशन हमने देखी, काफ़ी पॉसिबल कंडीशन देखी, तो उसके हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए। उसके बाद बढ़े हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में ही पाए जाते हैं। टेट्राहेड्रल में भी होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस में ही होता है। लेकिन जनरली कहते हैं कि हम टेट्राहेड्रल में जो है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं ना ऑप्टिकल। रीज़न क्या है, क्योंकि आइडेंटिकल बॉन्ड्स रहते हैं, उसके सारे के सारे जो पोजीशंस रहते हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, वो सारे हमने देखे हैं। हमने ऐसा देखा है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर जो रहते हैं वो सिर्फ दो ही नहीं रहते, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमने ऐसे भी एग्जांपल्स देखे कि जिसमें 12 उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, ऐसे भी एग्जांपल्स देखे। सिर्फ सिस और ट्रांस ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं, इसके आगे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। फिर उसमें हमने देखा कि जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं उन सबकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की हमने। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक की हमने लास्ट लेक्चर में? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है हम 6 तरीके से देखते हैं। पहले 3 तरीके रहते हैं कि ट्रांस पोजीशन पे अगर सेम एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम है या फिर आयन है तो वो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर और एक 3 तरीके रहते हैं कट करने वाले, एक बार बीच में से कट करो, एक बार डायगोनली कट करो और एक बार ऐसे डायगोनली कट करो। तो ये 3 तरीके से जब हम कट करके देखते हैं तो इसमें अगर आपको सिमेट्री दिखती है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर 6 के 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। वैसे भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं दोनों तरीके से, और हर एग्जाम्पल की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की है हमने विद उसके सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल के हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे मूव ऑन होते हैं अभी। एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं? जब कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कनेक्ट होता है। सेंट्रल मेटल एटम को कनेक्ट होता है, सही है। जब भी कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड यानी क्या रहता है? देखो, जो बाइडेंटेड लिगेंड रहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड या फिर हेक्साडेंटेड लिगेंड, सही है। बाइडेंटेड के एग्जांपल OX है, उसके बाद OX है, ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट हो गया, इथिलीन डायमाइन हो गया, या फिर GLY ग्लिसिनेट आयन हो गया। तो ये सारे क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड लिगेंड यानी क्या है? EDTA हो गया, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट। तो ये जो 2 एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स हम कह सकते हैं इसको, बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड। जब ऐसे लिगेंड्स कनेक्ट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को तो इसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। इसका एक नाम भी है, जैसे हम इसको बाइडेंटेड भी लिगेंड कहते हैं और हेक्साडेंटेड भी कहते हैं, लेकिन इसको चिलेटिंग लिगेंड भी कहा जाता है। ये चिलेशन करता है, इसका एक फिनोमेना रहता है चिलेशन। वो करता है क्या है, मैं आपको एक्चुअल में बता दूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है Cu GLY ट्वाइस, सही। हमारे पास एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है, एक जनरल कॉम्प्लेक्स है। अब ये देखो, ये GLY ग्लिसिनेट, सही है, ग्लिसिनेट आयन, सही है। ये कैसा रहता है? देखो, ये रहता है CH2, सॉरी, ये रहता है NH2 CH2 COO माइनस। कैसा रहता है? ये NH2 CH2 COO माइनस। इसके पास ये एक डोनेटिंग साइट है और ये एक ऑक्सीजनिक डोनेटिंग साइट है, यानी ये यहाँ से मेटल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी कर सकता है, यानी एक साथ ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। तो देखो, एम्बिडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं? जब ये पॉलीडेंटेड लिगेंड, फॉर एग्जांपल बाइडेंटेड लिगेंड, जब सेंट्रल मेटल एटम को कनेक्टेड रहता है तो हम इसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ये कौन सा है? चिलेटिंग लिगेंड। कैसे? ये हम समझते हैं। देखो, ये Cu है सेंटर में, हाँ। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे GLY कनेक्ट करना है, यानी NH2CH2 कनेक्ट करना है। तो नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट है तो मैंने नाइट्रोजन को यहाँ पे रखा, ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट है तो यहाँ पे रखा। अब बाकी चीज़ें कहीं पे भी अरेंज करो, NH2 तो ये मैंने लिखा CH2 और ये ऑक्सीजन COO, सही है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट है तो इसको मेटल के पास रखा। यहाँ पे भी वैसा करो, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे रखो, फिर सारी चीज़ें लिखो, NH2 फिर ये CH2 फिर OOC, ये यहाँ पे कनेक्टेड, सही है। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो कौन सा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, सही है। अब जैसे जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो हम ऐसा कहते हैं एज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर आपको कहा गया है कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है और कोई नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जितने बनते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स की बढ़ती है, ये एक चीज़ याद रखनी है। और एक भी साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको हम चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सही है। एक भी साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। जब भी वर्ड आता है चिलेटिंग तो मान लो कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एटलीस्ट एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जितने ज़्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर बढ़ते हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, सही है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद इस लिगेंड को क्या कहेंगे, जो चिलेशन परफॉर्म कर रहा है, इस लिगेंड को क्या कहेंगे, चिलेटिंग लिगेंड। इस लिगेंड को मैं कहूँगा, इसका नाम GLY का नाम लेंगे हम, इसका चिलेटिंग लिगेंड। यानी जहाँ पे भी ये वर्ड आता है, ये जहाँ पे भी साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है लिगेंड्स की वजह से, उसको हम चिलेशन कहते हैं। उस फिनोमेना को, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाला फिनोमेना है, इसी को हम चिलेशन कहते हैं। और जो लिगेंड इसको बनाता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और जिस कॉम्प्लेक्स भी बनाता है उसको चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जैसे जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, सही है। ये हो गया चिलेटिंग लिगेंड, सही। और एक एग्जांपल देखते हैं, अब EDTA का एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास है EDTA, आपके पास है Cu, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे मेटल चेंज करो, यहाँ पे प्लैटिनम लिखो, कॉपर के साथ वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है, प्लैटिनम लिखो, सही। कॉपर के साथ आगे बढ़ते हैं, ये प्लैटिनम लिखो, सेंट्रल मेटल आइटम, बाकी कोई चेंज नहीं, सिर्फ प्लैटिनम लिखना है। मान लो यहाँ पे मैंने लिया Cu EDTA, कॉपर का हम यहाँ पे लेंगे Cu EDTA। अब देखो यहाँ पे EDTA क्या है, एक लिगेंड है, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट। तो मैं इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं लिखूंगा, वो हमने लिखा है। अब देखो यहाँ पे मैं ये लिखा के देता हूँ, CH2 COO माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ CH2 COO माइनस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। अब देखो ये क्या है, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट। इसमें कितनी डोनेटिंग साइट रहती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, ये दो नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट है, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे टोटल देखो N और 1 2 3 4, तो इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट में इसमें 6 डोनेटिंग साइट रहती है, सही। 6 तरीके से ये बॉन्ड बनाता है। अब ये किस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें इसको अच्छी खासी जगह लगने वाली है, इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूँ। ये कॉपर है, अब इसके में 6 बॉन्ड्स तो बना लेने के हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, EDTA में 2 नाइट्रोजन एक डोनेटिंग साइट रहती है, ये 2 नाइट्रोजन लिखे मैंने। किस तरीके से लिखना है देखो, अब नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, यहाँ पे CH2 कनेक्टेड है, यहाँ पे CH2 कनेक्टेड है। इसको बनाना कैसा है ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 CH2 कनेक्ट किया आपने। अब देखो आपके पास 4 ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट है, तो 4 ऑक्सीजन पहले यहाँ पे कनेक्ट कर दो, सही। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे कनेक्ट किए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, और ये CH3 कनेक्ट होता है इस नाइट्रोजन को, और ये ऑक्सीजन को भी क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब ये CH3 कनेक्ट होता है इस नाइट्रोजन को। ध्यान से देखो,
ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ADTA जो है 2 नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट है, नाइट्रोजन यहाँ पे लगा, उसको CH2 कनेक्ट होते, यहाँ पे भी मैं समझा सकता हूँ आपको। ये देखो 2 नाइट्रोजन मैंने यहाँ पे रखे, ये 2 नाइट्रोजन मैंने यहाँ पे रखे, इसके बीच में जो 2 CH2 हैं, CH2 ये मैंने यहाँ पे रखे। इसके आगे देखो, इस नाइट्रोजन को CH2COO कनेक्टेड है, तो मैंने क्या किया, कहाँ गया, यहाँ गया, इस नाइट्रोजन को यहाँ पे CH2 और COO कनेक्ट किया, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे डोनेटिंग साइट है, और इस नाइट्रोजन को और एक CH2CO है यहाँ पे कनेक्ट किया हमने, सही है। अब देखो इस नाइट्रोजन को, ये 2 है, अब इस नाइट्रोजन को भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी COO CH2, यहाँ पे भी CO CH2 कनेक्ट है, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O और ये CH2 कनेक्ट है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाता है। जब भी एक या फिर एक से ज़्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो हम उसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स ध्यान से देखो किस तरीके से ड्रॉ हुआ है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, सही है, इंपॉर्टेंट है। इथिलीन डायमाइड टेट्राएसिटेट ये एक लिगेंड है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए हम इसको एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसके लिए उसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। अब देखेंगे हम एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड कि जिसके पास अब NO2 है, उसको हम ONO भी तो लिख सकते हैं, NO2 को ONO लिख सकते हैं। अब देखो NO2 एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास 2 डोनेटिंग साइट है, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन से भी अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मेटल के साथ और बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन से भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। लेकिन क्या होता है, कोई ऐसा लिगेंड कि जिसके पास एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट हो, पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट हो, एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट हो, लेकिन एक बार में एक ही डोनेटिंग साइट को प्रेफर करे, या तो वो नाइट्रोजन को प्रेफर करे या फिर ऑक्सीजन का, यानी कि एक बार में वो एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों होनी चाहिए। समझ रहा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड इसको कहते हैं कि ऐसा लिगेंड कि जिसके पास एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट है, एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट है, लेकिन एक बार में एक ही डोनेटिंग साइट का वो इस्तेमाल करता है, या तो नाइट्रोजन का करता है ना तो ऑक्सीजन का, इसको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। उसके पास ऑप्शन दोनों है लेकिन इस्तेमाल एक का ही करेगा, जैसे HCN हो गया, NCS हो गया, सही है। और क्या होते हैं, और भी होते हैं, HCN हो गया, NCS हो गया, उसके बाद CnNC होता है, CnNC होता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड होता है। उसके बाद और एक रहता है SSO3 माइनस SSO3 2 माइनस, और एक रहता है OS2O2 2 माइनस, ठीक है, वेट, ठीक है, NO2 HCN रहता है, NCS रहता है, उसके बाद CN रहता है, NC रहता है, CN माइनस NC माइनस, उसके बाद SO3 2 माइनस, और रहता है OS2O2 2 माइनस। तो इस तरीके से ये जो है सारे के सारे एम्बिडेंटेड लिगेंड हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखना है, ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFT भी लिखते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को CFT भी लिखा जाता है, सही है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मैं आपको इस पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने के लिए इससे पहले मैं आपको ऑर्बिटल समझाता हूँ। जैसे S ऑर्बिटल रहता है, इसको हम ऐसा लिखते हैं। P ऑर्बिटल रहता है, इसको कैसे लिखते हैं आप, ऐसा लिखते हो। D ऑर्बिटल रहता है, इसको कैसे लिखते हो आप, ऐसे 5 लिखते हो, 1 2 3 4, ये चीज़ पता है। अब देखो एक जनरल फॉर्मेट बताता हूँ। S ऑर्बिटल का शेप कैसा रहता है, ऐसा स्पेरिकल शेप रहता है, स्पेरिकल, सही है। तो इसका देखो P का क्या रहता है, देखो यहाँ पे रहता है PX, ये PY और ये PZ। और मैं एक जनरल फॉर्मेट बताता हूँ कि ये रहता है डम्बल शेप, सही है। ये स्पेरिकल रहता है, स्पेरिकल रहता है, ये रहता है डम्बल शेप। अब देखो इसका शेप कैसा रहता है, देखो
ऐसे रहता है। अच्छे से नहीं निकला क्या? ठीक है। ठीक है, ये रहता है डबल डंबल। डंबल यानी क्या, जिम में जो डंबल उठाते हैं वो ऐसा ही रहता है ना, इसको बीच में से पकड़ो फिर उठाओ, ऐसे दोनों तरफ वेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वेट रहता है, उसको हम डंबल कहते हैं, वो उसी के नाम से आता है। तो ये स्पेरिकल रहता है। इसमें जो रहता है एक्स वाई जेड यानी वो एक्सिस में रहते हैं, उसको भी डिटेल्स में देखेंगे। मैं एक जनरल फॉर्मेट बता रहा हूँ कि पी ऑर्बिटल जो रहता है वो डंबल शेप का रहता है और डी ऑर्बिटल जो रहता है वो डबल डंबल शेप का रहता है। अब इसको डी को क्या लिखते हैं हम, ये डी एक्स वाई रहता है, ये डी वाई जेड रहता है, ये डी जेड एक्स रहता है। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहता है, ये डी जेड स्क्वायर रहता है। अब देखो इसके साथ ज़्यादा अवेयर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये सारे ऑर्बिटल्स के नाम याद रखने, इसको स्किप मत करना। जैसे कि हम एस के बारे में तो सबको पता है, 1s2 2s2 ये काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन पी एक्स पी वाई भी बहुत बार आ चुका है। एक्स वाई जेड, ये डंबल जो है कभी एक्स एक्सेस पे रहता है, वाई पे रहता है, जेड पे रहता है, इसको हम डिटेल्स में देख चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने ज़्यादा देखा नहीं है, तो हमारा पूरा फोकस इस पे रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी इसके बारे में बताती है। रीज़न क्या है मैं वो भी समझाता हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, देखो रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ, क्यों मैं इसके बारे में इतना डिटेल्स बता रहा हूँ। अगर आपको देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसको समझना है, कॉम्प्लेक्स को समझना है, तो मेटल की ज्योमेट्री के बारे में बात करनी पड़ेगी, यानी मेटल होता कैसे है, मेटल के ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो मेटल का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल रहता है वो डी ऑर्बिटल रहता है। कोई भी मेटल का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो रहता है वो डी रहता है। सही है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ बता क्यों रहा हूँ उसका रीज़न मैं समझा रहा हूँ कि हमें समझना है कॉम्प्लेक्स। सही है। कॉम्प्लेक्स के बारे में ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने थोड़ी सी बात की, क्या बात की वो भी समझेंगे, उसके पोस्टुलेट भी समझेंगे। लेकिन हम ये ऑर्बिटल डायग्राम पे जंप क्यों किया मैंने शुरू में ही, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सेंट्रल मेटल एटम को समझना है, तो सेंट्रल मेटल एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल रहता है डी, तो डी ऑर्बिटल भी पता होना चाहिए है क्या। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बेसिस पे ही थेरीज रहती है ज़्यादातर, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल रहता है डी। ये भी रहते हैं लेकिन ज़्यादा फोकस हमारे इस पे, सारे थेरी इसके ऊपर डिपेंड है। तो इसके लिए क्या है, मेटल के ऑर्बिटल डायग्राम को समझने के लिए हमें डी ऑर्बिटल की ऑर्बिटल डायग्राम समझने पड़ेंगे, यानी डी ऑर्बिटल होता क्या है ये समझना पड़ेगा। तो इसमें डी एक्स रहता है, डी वाई रहता है, डी जेड रहता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो हर मेटल का ये कॉमन पार्ट है, हर मेटल का, कोई भी मेटल ले लो उसमें डी ऑर्बिटल होने वाला है आखिरी में, और उसमें ये कॉमन पार्ट है। और ये जो ऑर्बिटल्स रहते हैं हर ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल है, हर ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल है, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, हर ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल है। बस अभी देखना क्या है कि ये ऑर्बिटल्स रहते कहाँ पे। ये ऑर्बिटल्स कभी कभी एक्स वाई के बीच में रहते हैं, एक्स वाई एक्सिस के इन बिटवीन रहते हैं, कभी वाई जेड ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं दो ऑर्बिटल ये डबल डंबल वाले, कभी जेड एक्स एक्सिस के अंदर रहते हैं, और कभी कभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनके ऊपर रहते हैं, इस एक्सिस के ऊपर ऑन द एक्सिस रहते हैं, और ये जेड स्क्वायर यानी जेड एक्सिस पे रहते हैं। सही है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये डी एक्स डी वाई डी जेड जो है, चलो मैं अभी यहाँ से स्किप हो जाता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स डी वाई डी जेड, सही है। अभी इनको देखो, मैं इसको एक रीजनरेट करके ऑर्बिटल्स बनाता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, अरे ज़्यादा बन गए तो, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। अब देखो ये जो तीन एक्सिस है, सही है। अब ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है ये बिटवीन द एक्सिस है, बिटवीन द एक्सिस ऑफ ये एक्स वाई वाई जेड, सॉरी, बिटवीन द एक्सिस ऑफ एक्स वाई जेड जेड एक्स। तो देखो ये जो सारे ऑर्बिटल्स है, ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है ये कहाँ पे है, बिटवीन द एक्सिस है। ये भी चीज़ याद होना जरूरी है। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स डायग्राम जो है ये डबल डंबल शेप वाले, ये कहाँ पे रहती है, एक्स वाई एक्सिस के बीच में रहती है, वाई जेड के बीच में रहती है, और जेड एक्स के बीच में रहती है। मैं वो भी निकाल के बताता हूँ, बस एक शुरू में एक फॉर्मेट बताने वाला हूँ कि मैं आगे क्या बताऊँ। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये जो रहते हैं इसको हम समझेंगे ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस।
ये क्या रहता है बिटवीन द एक्सिस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है उसी ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, ये जो ऑर्बिटल रहते हैं इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। वो किस शेप में मिलती है, इस शेप में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे है, बिटवीन द एक्सिस है, दो एक्सिस के बीच में है, और ये जो रहती है ऑन द एक्सिस रहती है। सही है। इसको ओवरऑल हम कहते हैं T2G और इसको ओवरऑल कहते हैं हम EG। इन दो ऑर्बिटल्स को कहते हैं EG और इन ऑर्बिटल्स को कहते हैं T2G। सही है। ये क्यों कहते हैं इसको आप छोड़ दो, इसको नहीं देखना है, बस इसको याद रखना है क्या कि dxy dyz और dzx इसको T2G कहते हैं और इसको EG कहते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ओवरऑल एक ओवरऑल चीज़ याद रखनी है कि d ऑर्बिटल रहता है, dxy yz zx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स के नाम है उसके। ठीक है, इसको हम ओवरऑल कहेंगे T2G। ओके, कोई बात नहीं। इसको भी कहेंगे EG। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। उसके बाद ये जो ऑर्बिटल्स रहते हैं ये कहाँ पे रहते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस रहते हैं। ये चीज़ याद रखो, ये ऑर्बिटल्स रहते हैं बिटवीन द एक्सिस है, दो एक्सिस के बीच में। कौन से, एक्स वाई के बीच में, वाई जेड के बीच में, जेड एक्स के बीच में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्स वाई प्लेन के बीच में है, बस खत्म, एक्स वाई एक्सिस के बीच में। ये चीज़ क्लियर हो गई। वाई जेड के बीच में, जेड एक्स बीच में, बिटवीन वाला नाम याद रखो से, वो नाम अगर याद हो गया तो सब कुछ हो गया। उसके बाद ये जो रहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये ऑन द एक्सिस है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस के ऊपर रहती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस के बीच में रहती है। बस ये चीज़ याद रखो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ हो गई। ये डी ऑर्बिटल को हमने थोड़ा सा देख लिया, ओवरलुक हो गया। अब देखो ये मैं हर ऑर्बिटल का ऑर्बिटल डायग्राम निकाल के बताता हूँ आपको, यहीं पे बता देते हैं। हर ऑर्बिटल का, जो भी ऑर्बिटल आप देख रहे हो उस हर ऑर्बिटल का मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम बताता हूँ। अब देखो आपने देखा है dxy, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सही है। अब देखो यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम निकालेंगे तो x y के बीच में देखो ये जो डबल डंबल है ये x y एक्सिस के बीच में मिलता है। x y एक्सिस के कहाँ पे मिलता है, बीच में। मैंने बताया था बिटवीन द एक्सिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो बिटवीन द एक्सिस रहती है, एक्स वाई के बीच में पॉसिबिलिटी है। ये ऑन द एक्सिस है, ये बिटवीन द एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिटवीन द एक्सिस रहती है। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। चलो अच्छी बात है। अब देखो ये पहला ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल कौन सा है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। अब डी वाई जेड देखते हैं, अब डी वाई जेड देखते हैं, डी वाई जेड देखते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे रहती है, बिटवीन द एक्सिस रहती है। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिटवीन द एक्सिस, डी वाई जेड के बीच में, डी वाई जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सही है, ये चीज़ क्लियर हो रही है सबको। चलो अब और एक देखते हैं, इसको अगर क्लियर कर देता हम और एक क्लियर करते हैं। अब डी जेड एक्स वाई जेड और जेड एक्स सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी इन एक्सिस के बीच में है, डी जेड एक्स। ये चीज़ याद होना जरूरी है कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिटवीन द एक्सिस रहती है, बिटवीन द एक्सिस रहती है। ऑन द एक्सिस, इसका मतलब ये ऑन द एक्सिस होता है। मैंने ऑन द एक्सिस पे ऑर्बिटल डायग्राम निकाली क्या, नहीं। ऑर्बिटल डायग्राम यानी क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, यानी आपको इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इस रीजन में, इस पर्टिकुलर मैंने जो शेप निकाला है उसी शेप में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जब आप डी में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, अगर एक्स वाई में फिल करते हो तो वो यहाँ पे मिल सकता है, एक्स वाई प्लेन के बीच में कहीं तो मिलता है। सही है, एक्स वाई एक्सिस पे नहीं मिलता है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो रहता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सही है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी क्या है, देखो यहाँ पे देखो, ये ऑर्बिटल डायग्राम निकालो यहाँ पे। अब देखो ये ऑर्बिटल डायग्राम मैंने कहाँ पे निकाली, ऑन द एक्सिस निकाली, ऑन द एक्सिस। इसको हम कहेंगे बिटवीन द एक्सिस। ये सारे के सारे क्या है, बिटवीन द एक्सिस। सही है, ये तीनों डायग्राम बिटवीन द एक्सिस है। इसको हम कहेंगे ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। मैं आपको समझाऊंगा आगे क्यों इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ये ऑन द एक्सिस है। इसके आगे देखते हैं dz², तो आपको पूछा बताया गया है dz², ये z एक्सिस है, सही है। तो dz² कैसे निकालते हैं देखो, हाँ ये हो गया dz², ये क्या हो गया dz²। तो देखो ये मैंने सारे ऑर्बिटल्स निकाले, जो p ऑर्बिटल रहता है, p ऑर्बिटल में भी वो भी निकाल के आपको बताता हूँ। ये 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, 1 2 3 4 5। ये रहता है dxy dyz, ये रहता है dzx, ये dx² माइनस y² और ये dz²। तो ऐसे 5 जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो पांचों ऑर्बिटल्स मैंने आपको यहाँ पे निकाले। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो देखो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी xy प्लेन के बीच में, यहाँ पे कहीं पे तो है। dyz लिखा तो yz प्लेन के बीच में कहीं तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। dzx यानी zx एक्सिस के बीच में कहीं तो मिलने की प्रोबेबिलिटी है। dx² माइनस y², इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो कोई भी, तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि xy एक्सिस पे ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। dz² में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो z एक्सिस में कहीं ना कहीं पे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे ऑर्बिटल्स डायग्राम है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी इसके ऊपर बेस रहती है, सही है। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम लिख लो, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि T2g Eg, यानी कि हम ऐसा भी लिखते हैं कि ये 5 ऑर्बिटल्स डायग्राम है, तो उसको हम पहले 3 ऑर्बिटल रहते हैं T2g, दूसरे 3 रहते हैं Eg, तो हमने इसको लिखा T2g और Eg फॉर्मेट में, सही है। अब देखो, अब हमें आगे देखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो आगे हम देखेंगे, लिखो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको हम डेल्टा 0 भी लिखते हैं, सॉरी इसको आप सिर्फ डेल्टा लिखो, डेल्टा 0 में आपको बताता हूँ, इसको डेल्टा लिखो और इसको हम CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो d ऑर्बिटल रहता है, अब देखो जो d ऑर्बिटल रहता है उसमें क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5, ये क्या रहता है यहाँ पे dxy रहता है, dyz रहता है, dxz रहता है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ dx² माइनस y² dz², सारी चीज़ें नीचे लिख सकते हो, बस वो जगह के कारण मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे किया। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अब होता क्या है, देखो कोई भी मेटल रहता है उसका ये ऑर्बिटल डायग्राम है, उसके साथ एक लिगेंड भी तो होता है, उसको भूल कैसे सकते हैं, सही है। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट ही करेंगे। कोई भी मेटल होता है उसके साथ लिगेंड्स भी तो होते हैं। अब देखो होता क्या है कि आप सबको पता है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप आमने सामने रखो, इलेक्ट्रॉन्स को आमने सामने रखो, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, ये एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये दूर दूर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनका क्या हो जाता है, दूर दूर चले जाते हैं इस तरीके से, सही है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक दूसरे के पास आ गए तो उनके बीच में रहता है रिपल्शन। 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या रहता है, रिपल्शन, सेम चार्जेस, तो वो रिपेल करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये दूर दूर चले जाते हैं, इनके बीच में रिपल्शन होता है, ये दूर दूर चले जाते हैं। क्लियर है, ये एक सिंपल फिनोमेना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है। अब देखो ये मेटल है, सही है, मेटल है। अब देखो मेटल के पास देखो लिगेंड आ रहा है, मेटल के पास कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, मेटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन है, सही है। क्या आता है, देखो यहाँ पे मेटल है, मेटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होंगे, वो कहाँ पर रहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो रहता है वो d ऑर्बिटल रहता है, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स ये d ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। अब ये लिगेंड आता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है, मैंने कहा ना लिगेंड जो है वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फिर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और जुड़ जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके जब आता है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट हो रहे हैं और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन फील करते हैं। वो फील करते हैं किस तरीके से, क्योंकि देखो जो सबसे बाहर रहता है वही फील करेगा, अंदर वाले को क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी चीज़ बाहर से कोई चीज़ आ रही है
जो आउटर मोस्ट शेल रहता है वहीं पे तो पहला इम्पैक्ट आता है, अंदर भी होता है लेकिन पहला इम्पैक्ट तो बाहर ही होने वाला है। तो लिगेंड जब अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो मेटल का आउटर मोस्ट शेल जो रहता है वो रहता है डी ऑर्बिटल, वहाँ पे क्या रहता है डी ऑर्बिटल, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, डी में होते हैं। तो क्या होता है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो ये डी ऑर्बिटल जो है वो उस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन फील करता है। तो उस फीलिंग में क्या हो जाती है, उसकी फीलिंग में एक गड़बड़ हो जाती है और यहाँ पे जो है वो ऑर्बिटल्स अलग ही हो जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो चीज़ होती है इसकी वजह से होती है स्प्लिटिंग, इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये 3 ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं और ये 2 ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं, यानी ये क्या हो जाता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स अलग हो जाते हैं। डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये अलग हो जाते हैं, यानी इनके बीच में एक एनर्जी गैप आता है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा यानी एक एनर्जी गैप, एनर्जी चेंज, डेल्टा यानी चेंज होता है तो एनर्जी में चेंज आ गया। मान लो ये एनर्जी थी इनकी, ये एक नॉर्मल एनर्जी थी, तो किसी की एनर्जी कम हो गई किसी की ज़्यादा हो गई, इसको कहते हैं हम स्प्लिटिंग। इसको क्या कहते हैं हम, स्प्लिटिंग। क्या वर्ड यूज करेंगे हम, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग यानी स्प्लिट हो जाना, चेंज होना जाना। तो यहाँ पे क्या होता है कि लिगेंड जो है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आता है, इलेक्ट्रॉन लेके आता है इसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है कि यहाँ पे एक स्प्लिटिंग हो जाती है। सही है, स्प्लिटिंग हो जाती है, सही है, क्योंकि क्या होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल डी रहता है, वो फील करता है इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को। अब इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन अगर फील होते हैं तो ये नीचे चल जाता है, ये ऊपर चला जाता है। अब ये भी तो हो सकता है कि ये जो अब इसको ऑर्बिटल क्या, इसको क्या कहते हैं हम, T2G, इसको कहते हैं EG ऑर्बिटल्स। सही है, ओवरऑल कहते हैं हम T2G EG। अब ऐसा भी तो हो सकता है T2G ऊपर चला जाए, नीचे EG आ जाए, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 3 ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन फील करें, ये 2 ऑर्बिटल्स कम करें, या फिर ये 2 ऑर्बिटल्स ज़्यादा रिपल्सन फील करें और 3 ऑर्बिटल्स कम करें। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब ये तो चीज़ सबको पता है, अभी dxy dyz dz ये सभी के सभी इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे रहते हैं, बिटवीन द एक्सिस रहते हैं, यानी ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस, ये बिटवीन द एक्सिस है, और ये क्या रहता है, ऑन द एक्सिस है। सही है। अब देखो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर बिटवीन द एक्सिस है तो ये जो ऑर्बिटल्स है ये ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, और लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके आता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एक्सिस है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे। सही है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी चीज़ आमने सामने होती है। अब देखो कोई भी चीज़, देखो ये ऑन द लिगेंड आ रहा है, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, ये सपोज मान लो अपने मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑन द एक्सिस है, यानी ये dxy dyz है। अब 2 कंडीशंस होती है, लिगेंड आता है, लिगेंड अपने लिगेंड अटैक कैसे करता है, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन अगर लिगेंड सपोज ऑन द एक्सिस अटैक कर रहा है, मेटल के ऑन द एक्सिस पे अटैक कर रहा है, यानी ऑन द एक्सिस पे जुड़ रहा है। सही है। तो इस केस में क्या होता है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनकी डायरेक्शन जो रहती है वो ऑन द एक्सिस रहती है। सही है। मैं सॉरी एक चीज़ समझाता हूँ मैं, मेटल है, मेटल का एक एक्सिस एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो लिगेंड अगर एक्स एक्सिस को कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक्स एक्सिस को ही स्ट्राइक करेगा। तो देखो इसका रिपल्सिव फोर्स कहाँ पे ज़्यादा रहता है, ऑन द एक्सिस पे ही ज़्यादा रहता है। अगर वो ऑन द एक्सिस पे कनेक्ट हो रहा है तो उसका जो रिपल्सिव फोर्स है वो ऑन द एक्सिस पे ज़्यादा रहता है। तो क्या होता है, जब लिगेंड ऑन द एक्सिस पे कनेक्ट होता है तो उसका डायरेक्शन जो रहता है वो ऑन द एक्सिस पे ही रहता है, तो ऑन द एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं। सही है। तो देखो लिगेंड अगर ऑन द एक्सिस पे आ रहा है तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स है ये ज़्यादा रिपल्शन फील करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑन द एक्सिस रहते हैं, क्योंकि ये आमने सामने टकरा जाते हैं, आमने सामने है तो एकदम ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं। अगर ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जितना ज़्यादा रिपल्शन उतनी एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं। अब देखो कोई चीज़ ऑन द एक्सिस है और अपने जो इलेक्ट्रॉन यानी ये जो ऑर्बिटल्स है 3, ये बिटवीन द एक्सिस है, ये ऑन द एक्सिस है, ये बिटवीन द एक्सिस है, तो इनके बीच में रिपल्शन कम होता है, बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से ये ऑर्बिटल्स नीचे चले जाते हैं। और एक पॉसिबिलिटी होती है, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये लिगेंड जो है वो बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, ये सपोज चीज़ ऑन द एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, बिटवीन द एक्सिस, तो जो ऑन द एक्सिस पे ऑर्बिटल्स हैं ये जो है वो थोड़ा कम रिपल्शन फील करते हैं। सही है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द एक्सिस है, यानी लिगेंड आ रहा है वो बिटवीन द एक्सिस पे कनेक्ट हो रहा है, तो ऑन द एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो
कम रिपल्शन फील करता है, सही है। और जो रहता है जो ये जो बिटवीन द एक्सेस रहते हैं, ये जो बिटवीन द एक्सेस रहते हैं, सही है, dx डिवाइड dz, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द एक्सेस है, ये ऑन द एक्सेस है, ये बिटवीन द एक्सेस है। अब लिगेंड भी बिटवीन द एक्सेस कनेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बिटवीन द एक्सेस है, तो इस केस में क्या होता है, जो बिटवीन द एक्सेस है ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, फिर उनके बाद इनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, यानी लिगेंड बिटवीन द एक्सेस है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, dx T2 जो ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, सही है। और लिगेंड अगर ऑन द एक्सेस पे आ रहा है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी Eg की, ये चीज़ क्लियर हो रही है। यानी सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं लिगेंड्स कहाँ से अटैक करता है। लिगेंड अगर ऑन द एक्सेस पे जुड़ता है तो इसकी एनर्जी बढ़ती है, लिगेंड अगर बिटवीन द एक्सेस से जुड़ता है तो इसकी एनर्जी बढ़ती है, सही है। इसको डिटेल्स में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।